अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि मीडिया के एक वर्ग में इस तरीके की जो खबरें चल रही हैं कि कोरोना वायरस को नियंत्रित कर पाने में सरकार के प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं या सरकार विशेषज्ञों से विचार विमर्श नहीं कर रही है, तो उसको खबरों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधारहीन, तथ्यहीन बताया है और कहा है कि चाहे लॉकडाउन लगाने की बात हो, लॉकडाउन हटाने की बात हो, हर स्तर पर विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया गया है, सबकी सलाह ली गई है और लॉकडाउन से देश को क्या क्या फायदे हुए हैं ये भी समय समय पर बताया गया है। और पूरे अगर हम देखें दुनिया भर में जो हालात है, हम कह सकते हैं कि ठीक है, भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है सर्वाधिक मामलों के मामले में, लेकिन आप देखिए कि जो भारत में ठीक होने की दर है या भारत की जो मृत्यु दर है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की, वो कितनी कम है, ये एक बड़ी बात है। और खास तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पूरी दुनिया के पास इस तरीके के आंकड़े नहीं हैं कि कोरोना वायरस की प्रकृति क्या है, उससे बचाव के असल उपाय क्या होने चाहिए। इस मामले में पूरे विश्व की स्थिति एक जैसी है, तो तुलना करने की बजाय या सिर्फ आलोचना करने की बजाय जो आलोचक हैं या जो तथ्यहीन आधारहीन खबरें दे रहे हैं, उनको जरा जो सरकार के जो सफलता हैं उनको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से कोविड-19 को नियंत्रित रख पाने में, देश को आत्मनिर्भर बना पाने में सरकार सफल भी होती दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें आज की अन्य बड़ी खबरों की, तो बिहार में आज वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जन संवाद नामक एक रैली को संबोधित किया और बिहार की जनता को बताया कि कैसे वो जंगल राज से जनता राज की तरफ आई है। मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, ये सब चीजें बड़ी उपलब्धि रही हैं सरकार की। इस पर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि बीजेपी ने एक चीज और तय की है कि जो 75 रैलियां होनी है उसके क्रम में अमित शाह कल यानी सोमवार को उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी के। वहीं राजनाथ सिंह महाराष्ट्र जनसंवाद रैली के माध्यम से महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और सोनू सूद के ऊपर संजय राउत ने क्या सवाल उठाए हैं, शिवसेना ने क्या सवाल उठाए हैं, ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी की रैली से जुड़ी अन्य जानकारी भी देंगे। लेकिन एक चीज और हुई है कि वो महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र ने कोरोना संक्रमण के मामलों में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन में अगर हम चीन के आंकड़ों पर विश्वास करें तो चीन ने बताया था कि 83,000 मामले हैं कुल वहां पर, लेकिन महाराष्ट्र में 86,000 को पार कर गए हैं। तो ये सब आज की कुछ बड़ी खबरें रही। आइए इन पर विस्तृत नजर डालते हैं, लेकिन सबसे पहले लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां से एक बड़ी हैरानी वाली खबर आ रही है। हैरानी वाली खबर यह है कि एक वृद्ध व्यक्ति जो अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं कर पाया, उसको बेड से बांध दिया गया। ये वाकई में जांच के आदेश दे दिए हैं और अगर ऐसी जो कार्रवाई हुई है तो यकीनन वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्होंने इसका भरोसा भी दिलाया है। आइए देखते हैं ये पूरा वाकया आखिर है क्या। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक निजी अस्पताल के मेडिकल बिल का भुगतान नहीं करने पर एक वृद्ध मरीज को कथित तौर पर बेड पर बांध दिया गया। इस मामले में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि अस्पताल का कहना है कि मरीज को बिल के भुगतान न करने के लिए बेड पर नहीं बांधा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में मीडिया में आई खबरों के बाद ट्वीट कर लिखा, शाजापुर के एक अस्पताल में वरिष्ठ नागरिक के साथ क्रूरतम व्यवहार का मामला संज्ञान में आया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में आई खबरों के अनुसार अस्पताल ने अंतिम बिल का भुगतान नहीं करने पर राजगढ़ जिले के रणायन गांव के मरीज लक्ष्मी नारायण की बेटी को अपने पिता को घर नहीं ले जाने दिया और उसे बेड से बांध दिया। उसे 1 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 5 जून को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। शाजापुर जिले के शनिवार को प्रभार लेने वाले नवनियुक्त कलेक्टर दिनेश जैन ने इस मामले में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SL सोलंकी को जांच के आदेश दिए हैं। इस बारे में जब सोलंकी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट रविवार शाम तक कलेक्टर को सौंप दी जाएगी। हालांकि सिटी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर वरुण बजाज ने कहा कि 65 वर्षीय एक मरीज को शुक्रवार को बिना किसी बकाये भुगतान के अस्पताल से छुट्टी देकर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में इसकी उम्र 80 वर्ष बताई जा रही है। बजाज ने दावा किया इस मरीज को पेट दर्द के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।
उसकी आंतों में कुछ खराबी थी। ज़्यादा उम्र होने के कारण हम उन्हें एनेस्थीसिया नहीं दे सकते थे। इंजेक्शन लगाते समय उनके हाथ पैर हिलते थे, इसलिए इंजेक्शन और दवाई देने के लिए उसके हाथ बेटी सीमा बाई पकड़ लेती थी और पैर बांध दिए गए थे। उन्होंने कहा इस मरीज पर 11,400 रुपया बाकी था, लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने देने से मना कर दिया था। बजाज ने बताया, हमने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी थी। कोतवाली पुलिस आई और इस मरीज को बकाया पैसा देने को कहा। जब उसने बकाया पैसा नहीं दिया तो हमने बिना बकाया पैसा दिए उसे छोड़ दिया और फिर वह अपनी बेटी के साथ घर चला गया। इस मरीज की बेटी से इस संबंध में प्रतिक्रिया जानने के लिए बार बार संपर्क करने के प्रयास किए गए, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। उधर बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल बनाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन में राज्य जंगल राज से निकलकर जनता राज में पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य विधानसभा चुनाव में गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा। एक वर्चुअल रैली के जरिए बिहार के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की विपक्षी पार्टी आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वह सत्ता में थी तो राज्य की आर्थिक समृद्धि दर केवल 3.9% थी, लेकिन एनडीए के कार्यकाल में यह बढ़कर 11.3% हो गई। उन्होंने आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य लालटेन राज से एलईडी राज की तरफ बढ़ा है। शाह ने कहा कि इस वर्चुअल रैली का बिहार के चुनाव प्रचार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों के साथ जुड़ना है। उन्होंने कहा इस रैली का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान से लोगों को जोड़ना है और भाजपा इस तरह की 75 सभाएं करेगी। अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। थाली बजाकर उनकी रैली के खिलाफ विरोध करने वाले आरजेडी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने पूछा, क्या उन्हें किसी ने रैली आयोजित करने से रोका है? उधर मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को 70 वर्षों से छूने की हिम्मत किसी की नहीं थी, उनका मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में समाधान किया गया। उन्होंने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने और 3 तलाक के खिलाफ कानून का जिक्र किया। महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए उठाए गए विभिन्न कल्याणकारी कदमों का हवाला देते हुए अमित शाह ने पूछा कि विपक्ष ने राजनीति करने के अलावा और क्या किया है। भाजपा ने रविवार को दावा किया कि पार्टी मुख्यालय से गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संबोधित अपनी तरह की पहली डिजिटल राजनीतिक रैली को 14 लाख से फेसबुक यूजर ने देखा। भाजपा के मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख ने बताया कि यूट्यूब पर 1.5 लाख लोगों और ट्विटर पर 66,000 लोगों ने अमित शाह का संबोधन सुना। शाह ने डिजिटल राजनीतिक रैली बिहार जनसंवाद को रविवार को संबोधित किया। मयूख ने दावा किया कि जब शाह ने डिजिटल राजनीतिक रैली को संबोधित किया तो बिहार जनसंवाद ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि करोड़ों लोगों ने विभिन्न टीवी चैनलों पर भी रैली देखी। अमित शाह की ऑनलाइन रैली से कुछ घंटे पहले आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए थाली पीटी तथा शंख बजाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा की रैली को कोविड-19 तथा लॉकडाउन से हुए विनाश का सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उत्सव करार दिया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास के बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता जमा हुए थे, जहां खुद राबड़ी, उनके दोनों पुत्र तेजस्वी तथा तेज प्रताप यादव और अन्य पार्टी नेता चम्मच से थाली बजा रहे थे। वे सभी वहां बनाए गए गोलों के अंदर खड़े होकर सामाजिक दूरी भी प्रदर्शित कर रहे थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ रविवार को हुई मुठभेड़ में शीर्ष कमांडर सहित हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी मारे गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां के रेबान इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि बल के तलाश दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी मारे गए और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे और माना जा रहा है कि उनमें से एक शीर्ष कमांडर है। प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई परिवार यह दावा करता है कि मारे गए आतंकवादी उनके परिजन हैं तो वे पहचान के लिए सामने आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से आपत्तिजनक दस्तावेज और गोला बारूद बरामद हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से प्राप्त सामग्री को आगे की जांच के लिए रख लिया गया है और इनके अन्य अपराधों में शामिल होने के पहलू से भी जांच की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3007 नए मामले सामने आने के बाद
राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 85,975 हो गई। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य में संक्रमण के कारण 91 और लोगों की मौत हो जाने के बाद राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 3,060 हो गई है। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले चीन के मामलों से भी अधिक हो गए हैं। चीन में संक्रमण के 83,036 मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 85,975 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 39,314 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 3,060 लोगों की मृत्यु हुई है और 43,591 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में 5,51,647 नमूनों की जांच की गई है। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को आश्चर्य व्यक्त किया कि कहीं लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र में फंसे उत्तर भारतीय प्रवासियों की सहायता की पेशकश करने के पीछे अभिनेता सोनू सूद को भाजपा का अंदरूनी तौर पर समर्थन हासिल तो नहीं था, इस राजनीतिक मकसद के साथ कि राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को बदनाम किया जा सके। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे अपने साप्ताहिक कॉलम में राउत ने लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के सामाजिक परिदृश्य में अचानक महात्मा सूद के सामने आने को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने 2019 के आम चुनाव से पहले सामने आए सूद के एक स्टिंग ऑपरेशन का भी हवाला देते हुए कहा कि वह भाजपा नीति सरकार के कार्यों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों के जरिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रचार के लिए तैयार थे। मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए बसों का इंतजाम करने की खबरों के बाद शिवसेना ने उन पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि सूद एक अभिनेता है जिनका पेशा दूसरों की लिखी पटकथा पर संवाद बोलना है और इससे आजीविका कमाना है। यहाँ सूद जैसे तमाम लोग हैं जो कि अच्छा भुगतान होने पर किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार करेंगे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद राउत ने कहा, भाजपा ने सोनू सूद को गोद ले लिया और उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूरों के बीच प्रभाव बनाने का प्रयास किया। उधर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। हालांकि ये जो वृद्धि है 60 पैसे की वृद्धि है और खास बात यह है कि 82 दिनों बाद ये वृद्धि हुई है। और हम जानते हैं कि जो तेल कंपनियां हर रोजाना के आधार पर जो पेट्रोल और डीजल के दामों में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट होता है उसके हिसाब से उनकी जो लागत होती है वो घटाते भी हैं बढ़ाते भी हैं। तो 82 दिनों के बाद ये पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन खुलने के बाद जो चाहे वो हम भारत की बात करें चाहे अन्य देशों की बात करें तो पेट्रोल की डीजल की मांग बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़े हैं, उसका जो भरपाई है तेल कंपनियों को करनी ही होगी, तो इसलिए ये पैसे बढ़ाए गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश की खबरों के लिए बने रहें प्रोफेसर साक्षी के साथ।